आज हम एक ऐसे नाम पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनते ही मतलब दिमाग में राजनीति, कूटनीति और एक बहुत ही चतुर इंसान की तस्वीर बनती है, चाणक्य। बिल्कुल। हमारे पास संपूर्ण चाणक्य नीति किताब के कुछ अंश हैं और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक अकेला विचारक जो खुद ऐशो आराम से दूर रहा, वो कैसे एक पूरे साम्राज्य की नींव रख सका। और क्या उनकी नीतियां आज भी उतनी ही कारगर है? हाँ, आज के बोर्ड रूम में, पॉलिटिकल वॉर रूम में क्या वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और शुरुआत करने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि चाणक्य वो सिर्फ एक नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि चणक ऋषि के पुत्र थे, इसलिए उन्हें चाणक्य कहा गया। लेकिन उनकी नीतियां इतनी सटीक और कई बार कह सकते हैं कि कठोर या कुटिल होती थीं कि उनका एक नाम कौटिल्य भी पड़ा और उनका असली नाम तो विष्णुगुप्त था। ओह, विष्णुगुप्त। हाँ। तो एक ही इंसान की ये तीन अलग अलग पहलू हैं, एक ऋषि का बेटा, एक कुटिल रणनीतिकार और एक आम नागरिक, विष्णुगुप्त। तीन नाम, एक व्यक्ति, कमाल है। तो चलिए इन गहरी बातों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ। और देखते हैं कि चाणक्य के ये सूत्र हमारी जिंदगी, समाज और सरकार के बारे में क्या राज खोलते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि इस आदमी को चला क्या था, क्या रहा था? मतलब इतनी मेहनत, इतनी साजिशें, क्या उनका मकसद सत्ता हासिल करना था? क्या वो खुद राजा बनना चाहते थे? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है, लेकिन स्रोतों के हिसाब से जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? चाणक्य के लिए पद, पैसा या कोई भी सुख सुविधा ये सब मायने नहीं रखता था। वो तो खुद एक बहुत ही साधारण सी कुटिया में रहते थे। उनका एक ही जुनून था, एक ही सपना था, अखंड भारत। वो चाहते थे कि ये जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ देश है वो एक हो जाए और भारी आक्रमणकारियों से सुरक्षित रहे। बिल्कुल। उन्होंने जो भी आप कह सकते हैं कठोर कदम उठाए, वो सब जनहित के लिए थे, अपने किसी निजी फायदे के लिए नहीं। इसी वजह से शायद उनकी तुलना अक्सर यूरोप के विचारक मैकियावेली से की जाती है। हाँ, बहुत की जाती है। दोनों को बहुत कठोर यथार्थवादी माना जाता है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई भी तरीका अपनाना गलत नहीं है। हाँ, ये तुलना बहुत आम है, लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि ये पूरी तरह सही नहीं है। अच्छा। इसमें भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिक्र है, जो इस तुलना से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि मैकियावेली चाणक्य के सामने बहुत छोटे नजर आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैकियावेली की सोच एक छोटे से इतालवी राज्य तक ही सीमित थी, जबकि चाणक्य पूरे भारतवर्ष के बारे में सोच रहे थे। तो मतलब फर्क सिर्फ स्केल का नहीं था, नियत का भी था। बिल्कुल। नेहरू के अनुसार चाणक्य सिर्फ एक महान अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि एक महात्मा भी थे। महात्मा? हाँ, जो हर तरह के भौतिक सुखों से ऊपर उठ चुके थे। उनका लक्ष्य व्यक्तिगत नहीं, राष्ट्रीय था, और इसी बात ने उन्हें मैकियावेली से बहुत बड़ा बना दिया। अगर वो इतने बड़े साम्राज्य निर्माता थे, तो उन्हें अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र जैसे ग्रंथ लिखने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या उनका काम ही काफी नहीं था? ये बहुत अच्छा सवाल है। चाणक्य जानते थे कि साम्राज्य तो बनते बिगड़ते रहते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन विचार और ज्ञान वो हमेशा जिंदा रहते हैं। उनका उद्देश्य सिर्फ चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाना नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को एक तरह का ब्लूप्रिंट देना था। एग्जैक्टली। वो खुद कहते हैं, मैं लोगों की भलाई के लिए राजनीति के उन गूढ़ रहस्यों का वर्णन कर रहा हूँ जिन्हें जान लेने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। वाह। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने ये सब कुछ शून्य से नहीं बनाया। उन्होंने अपने से पहले के महान आचार्यों के ग्रंथों का सार निकालकर इसे संकलित किया। तो ये ज्ञान की एक परंपरा को आगे बढ़ाने जैसा था। बिल्कुल। तो ये तो हुई उनके व्यक्तित्व और लक्ष्य की बात। हाँ। अब अगर उनकी नीतियों की बात करें तो उसमें जीवन की प्राथमिकताओं को लेकर एक बहुत मशहूर श्लोक है। मैंने कई बार सुना है, लेकिन उसका गहरा मतलब आज समझना चाहूंगा। हाँ, और ये श्लोक जीवन की प्राथमिकताओं की एक पूरी सीढ़ी बना देता है। चाणक्य कहते हैं, आपदर्थे धनम रक्षेत। इसका मतलब है कि इंसान को बुरे वक्त के लिए, किसी संकट के लिए धन बचाकर रखना चाहिए। ये तो समझ आता है, प्रैक्टिकल एडवाइस है। हाँ। सेविंग फॉर अ रेनी डे। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक और परत जोड़ते हैं। वो कहते हैं, दारान रक्षेत धनैरपि। इसका मतलब? यानी अगर जरूरत पड़े तो उस बचाए हुए धन को खर्च करके भी अपनी पत्नी या परिवार की रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ परिवार धन से ऊपर हो गया। ठीक है, धन से बढ़कर परिवार, ये भी समझ में आता है। लेकिन क्या इसके ऊपर भी कुछ है? हाँ, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।
आखिरी पंक्ति है, आत्मानम सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। आत्मानम सततम रक्षेत, यानी अपनी आत्मा की रक्षा हमेशा करनी चाहिए, भले ही उसके लिए धन और परिवार को भी दांव पर क्यों ना लगाना पड़े। यहाँ आत्मा का मतलब है आपका स्वाभिमान, आपका चरित्र, आपका ज़मीर। बिल्कुल। चाणक्य के अनुसार ये वो चीज है जिससे कभी समझौता नहीं करना चाहिए, ये सबसे ऊपर है। वाह, ये तो प्रायोरिटीज की एक पूरी पिरामिड है। सबसे नीचे पैसा, फिर परिवार और सबसे ऊपर आपका अपना चरित्र। ये आज भी उतना ही सच है। लेकिन जब बात दूसरों से, खासकर दुश्मनों से निपटने की आती है तो चाणक्य बहुत कठोर हो जाते हैं। वो जैसे को तैसा वाली उनकी नीति बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, उन्होंने 4 नीतियों का जिक्र किया है, साम, दान, दंड और भेद। साम, दान, दंड, भेद। यानी पहले प्यार से समझाओ, फिर कुछ लालच देकर मनाओ, फिर भी ना माने तो सजा दो और आखिर में फूट डालकर कमजोर कर दो। उनका सिद्धांत था कृते प्रतिकृतम कुर्यात, यानी आपके साथ जैसा व्यवहार किया जाए आप भी वैसा ही करें। हाँ, उनका मानना था कि दुष्ट व्यक्ति पर दया करना मूर्खता है। लेकिन क्या ये जैसे को तैसा वाली नीति एक अंतहीन बदले के चक्र को जन्म नहीं देती? अगर हर कोई बदला लेने लगेगा तो ये सिलसिला रुकेगा कैसे? यह बहुत ही जरूरी सवाल है। चाणक्य के संदर्भ में ये नीति व्यक्तिगत बदले के लिए नहीं थी, बल्कि ये राजधर्म का हिस्सा थी। अच्छा। इसका उद्देश्य दुश्मन के मन में डर पैदा करना था, ताकि वो पहली बार में ही हमला करने से डरे। ये डिटेरेंस की थ्योरी है। हमारे स्रोत में विश्वामित्र और राम का एक उदाहरण दिया गया है। जब विश्वामित्र राम को वन में ले जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर राक्षसी ताड़का सामने आए तो ये मत सोचना कि वो एक स्त्री है, उसका वध कर देना। हाँ, उसका वध कर देना, क्योंकि जब आप दुष्टों से लड़ रहे हो तो अपने ऊंचे आदर्शों पर टिके रहना आपको और समाज को खतरे में डाल सकता है। तो ये व्यक्तिगत नैतिकता से ज्यादा राष्ट्र की सुरक्षा का मामला था। खैर, दुश्मनों से रिश्तों की बात तो हुई, लेकिन आम इंसानी रिश्तों को परखने के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। कहते हैं कि असली परीक्षा हमेशा मुश्किल समय में होती है। उन्होंने एक सूत्र दिया, जानियात प्रेषणे भृत्यान बांधवान व्यसनागमे मित्रम चापत कालेषु भार्याम च विभवक्षये। इसका मतलब हुआ कि नौकर की परीक्षा तब होती है जब आप उसे कोई जिम्मेदारी का काम सौंपते हैं। हाँ। और भाई बंधुओं की परीक्षा तब होती है जब आप पर कोई संकट आता है। बिल्कुल। और एक दोस्त की असली पहचान तब होती है जब आप किसी बड़ी विपत्ति में हो। और पत्नी की परीक्षा तब होती है जब आपका सारा धन खत्म हो जाए। ये तो लिटमस टेस्ट है जो बता देते हैं कि कौन आपके साथ सच में खड़ा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। बिल्कुल, ये आज भी उतना ही सच है, चाहे परिवार में हो या फिर किसी कंपनी में। और सच्चे संबंधी की क्या परिभाषा दी है उन्होंने? कौन है जो सच में आपका अपना है? उनके अनुसार सच्चा बंधु वो है जो 6 मौकों पर आपका साथ ना छोड़े। 6 मौके। अच्छा, जब आप बीमार हो, जब आप दुखी हो, जब देश में अकाल पड़ा हो, जब दुश्मन ने आप पर संकट खड़ा कर दिया हो, जब आपको राज दरबार यानी किसी कानूनी पचड़े में जाना पड़े, और शमशान में। मतलब जो आपके सुख में ही नहीं बल्कि हर तरह के दुख और संघर्ष में आपके साथ खड़ा रहे, वही आपका अपना है। ये तो हुई रिश्तों की बात। मुझे एक और बात बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने ये भी बताया है कि एक इंसान को रहने के लिए कैसी जगह चुननी चाहिए। हाँ, ये भी बहुत प्रैक्टिकल है। आज के जमाने में लोग नौकरी, घर, शहर बदलते रहते हैं। देखते हैं कि चाणक्य के क्राइटेरिया आज कितने फिट बैठते हैं। उन्होंने 5 चीजों की एक लिस्ट दी है और कहा है कि जिस जगह ये 5 चीजें ना हो वहाँ एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, क्या है वो 5 चीजें? पहली, एक श्रोत्रिय यानी वेदों को जानने वाला विद्वान, मतलब जहाँ ज्ञान और शिक्षा का माहौल हो। दूसरी, एक धनवान व्यक्ति जिससे व्यापार और अर्थव्यवस्था चलती रहे। ठीक है। तीसरी, एक राजा यानी एक अच्छी और सुचारू शासन व्यवस्था। चौथी, एक नदी यानी पानी का स्थायी स्रोत। और 5वीं, एक वैद्य यानी अच्छा चिकित्सक या हेल्थ केयर सिस्टम। अरे, अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये तो एक आदर्श शहर का ब्लूप्रिंट लगता है ना? अच्छी यूनिवर्सिटीज और स्कूल, विद्वान, एक मजबूत इकोनॉमी, धनवान, अच्छी कानून व्यवस्था, राजा, भरोसेमंद यूटिलिटीज जैसे पानी, बिजली, नदी और अच्छे अस्पताल, वैद्य। ये हजारों साल पुराना अर्बन प्लानिंग का मॉडल है, आप इसे ऐसा कह सकते हैं। कमाल है। ये एक सभ्य और सुरक्षित समाज की नींव है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ लोगों पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा न करने की सलाह भी दी है, और वो लिस्ट थोड़ी हैरान करने वाली है। हाँ, मैंने वो लिस्ट पढ़ी। उसमें लिखा है कि बड़े बड़े नाखूनों वाले हिंसक प्राणी, विशाल नदियां, बड़े सींगों वाले पशु, शस्त्रधारी लोग,
यहाँ तक तो ठीक है, हाँ, लॉजिकल है। लेकिन फिर वो कहते हैं स्त्रियां और राजकुल से जुड़े लोग। ये थोड़ा अजीब है। क्या इसका मतलब ये है कि चाणक्य हर किसी को शक की नजर से देखते थे? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। इसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। यहाँ चाणक्य का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है, बल्कि वो उन शक्तियों की बात कर रहे हैं जो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती हैं। जैसे एक नदी शांत दिखती है, पर कब बाढ़ आ जाए कोई नहीं जानता। उसी तरह वो कहते हैं कि सत्ता से जुड़े लोग और उस समय के सामाजिक ढांचे में स्त्रियां अपनी रक्षा के लिए या अपनी स्थिति के कारण ऐसा व्यवहार कर सकती हैं जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये एक तरह की सावधानी बरतने की सलाह है? हाँ, ना कि किसी पर शक करने का आदेश। हाँ, आपने उन लोगों की लिस्ट में महिलाओं का भी जिक्र किया जिन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और स्रोतों में उनके बारे में कुछ और भी बातें हैं जो आज के दौर में सुनना और स्वीकार करना बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है इस पर बात करना, और हमें इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो क्या कहा गया है? एक श्लोक में स्त्रियों के कुछ स्वाभाविक दोष बताए गए, जैसे झूठ बोलना, बिना सोचे विचारे कोई भी काम शुरू कर देना, छल कपट, मूर्खता, बहुत ज्यादा लालच, अपवित्रता और निर्दयता। ये सुनना ही अपने आप में बहुत गलत लगता है। तो हम इसका क्या मतलब निकालें? क्या चाणक्य स्त्री विरोधी थे? देखिए, स्रोत में ही इस पर एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण दिया गया है। ये कहा गया है कि इन बातों को हमें उस समय और समाज के आईने में देखना होगा। मतलब उस जमाने के कॉन्टेक्स्ट में? बिल्कुल। हजारों साल पहले महिलाओं की सामाजिक स्थिति, उनकी शिक्षा तक पहुंच और उनके अधिकार आज जैसे नहीं थे। हो सकता है कि ये तथाकथित दोष उस समय की सामाजिक परिस्थितियों से उपजे व्यवहारों जिन्हें चाणक्य ने सिर्फ दर्ज किया। अच्छा। स्रोत में ये भी साफ लिखा है कि प्रकाशक या लेखक इन विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन ग्रंथ के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए इन्हें हटाना भी सही नहीं है। तो हमें इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह पढ़ना चाहिए, न कि आज के लिए कोई नैतिक गाइडबुक की तरह। बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि कोई भी विचार अपने समय और समाज से कटकर पैदा नहीं होता। हमें इन बातों को उस युग के संदर्भ में रखकर ही समझना होगा, और जो आज प्रासंगिक नहीं है उसे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। सही बात है। ठीक है, तो इस जरूरी स्पष्टीकरण के बाद अब कुछ ऐसे व्यावहारिक ज्ञान के सूत्रों पर आते हैं जो आज भी उतने ही उपयोगी हैं। जैसे ज्ञान हासिल करने को लेकर उनका क्या नजरिया था? उनका नजरिया इस मामले में बहुत खुला और प्रगतिशील था। वो कहते थे कि ज्ञान कहीं से भी मिले उसे ले लेना चाहिए, स्रोत की परवाह किए बिना। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, विषादप्यमृतम ग्राह्यम, यानी विष में भी अगर अमृत हो तो उसे निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल। अमेध्यादपि कांचनम, यानी अगर किसी अपवित्र या गंदी जगह पर भी सोना पड़ा हो तो उसे उठा लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं नीचादप्युत्तमाम विद्याम, मतलब अगर किसी तथाकथित नीच व्यक्ति के पास भी कोई उत्तम ज्ञान या हुनर है तो उसे सीखने में संकोच नहीं करना चाहिए। और आखिरी हिस्सा तो और भी क्रांतिकारी है। हाँ, वो कहते हैं स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, यानी अगर किसी दुष्ट या बुरे कुल में भी कोई अच्छे गुणों वाली स्त्री रूपी रत्न है तो उसे अपना लेना चाहिए। वाह, संदेश साफ है। गुण और ज्ञान को उसके स्रोत से नहीं बल्कि उसकी अपनी कीमत से आंकना चाहिए। डोंट जज द मैसेज बाय द मैसेंजर। बिल्कुल। और जीवन में संतुलन को लेकर उनका क्या विचार था? आजकल वर्क लाइफ बैलेंस और मॉडरेशन की बहुत बात होती है। चाणक्य तो अति यानी किसी भी चीज की अधिकता को विनाश का कारण मानते थे, और ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं थी। उन्होंने इसे साबित करने के लिए इतिहास से 3 बहुत शक्तिशाली उदाहरण दिए। पहला, अति रूपेण व सीता। हाँ, यानी अत्यधिक रूपवती होने के कारण ही सीता का हरण हुआ। उनका सौंदर्य ही उनके संकट का एक कारण बना। दूसरा, अति गर्वेण रावणा, अत्यधिक अहंकार और घमंड के कारण ही रावण जैसा महाज्ञानी और शक्तिशाली राजा भी मारा गया। और तीसरा उदाहरण तो दान से जुड़ा है, जो आमतौर पर एक अच्छा गुण माना जाता है। बिल्कुल। तीसरा है अति दानाद बलिर्बद्धो, अत्यधिक दान देने के अपने गुण के कारण ही राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा। अच्छा। इन 3 उदाहरणों के बाद वो अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी जीवन में हर जगह हर चीज में अति से बचना चाहिए। ये अति सर्वत्र वर्जयेत वाली बात तो आज के हसल कल्चर और बिंज वॉचिंग के जमाने में और भी ज्यादा जरूरी लगती है ना? तो आज की इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि चाणक्य नीति सिर्फ कूटनीति या राजनीति की किताब नहीं है। ये तो जीवन जीने की कला, रिश्तों को समझने का विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान का एक बहुत बड़ा खजाना है। हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने समय की उपज है
और आज शायद उतनी प्रासंगिक न लगे, लेकिन ज्यादातर सिद्धांत कालातीत हैं, यूनिवर्सल हैं। ये हमें सिखाता है कि कैसे विवेक, संतुलन और सही गलत की गहरी समझ के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। हम चाणक्य को हमेशा एक कठोर रणनीतिकार, एक साम्राज्य निर्माता, एक किंग मेकर के रूप में देखते हैं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी सारी कूटनीति, अर्थशास्त्र, ये सब जो था उसका अंतिम लक्ष्य कुछ और ही था? कुछ ऐसा जो हमें सतह पर दिखाई नहीं देता? ये एक बहुत ही गहरा और विचार करने लायक सवाल है, और हमारे स्रोत इस ओर एक बहुत ही दिलचस्प संकेत देते हैं। क्या? वे कहते हैं कि अध्यात्म चाणक्य के जीवन का आधार था। वो जो कुछ भी कर रहे थे, एक साम्राज्य बना रहे थे, अर्थशास्त्र लिख रहे थे, वो सब उनके लिए एक कर्मयोग था, और उनका अंतिम लक्ष्य इन सभी सांसारिक कामों को करते हुए भी मुक्ति प्राप्त करना था। मुक्ति? हाँ, मुक्ति। ये विचार चाणक्य की छवि को एक कठोर राजनीतिज्ञ से बदलकर एक आध्यात्मिक साधक का आयाम देता है, जो दुनिया के सबसे बड़े खेल खेलते हुए भी उस खेल से परे देख रहा था।